हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे मुद्दे, उनमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो, चाहे आप जीएस 2 की बात कर लो, चाहे जीएस 4 की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बन जाता है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। उसी तरह से जो हम और मुद्दा डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। बट उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखिए, पिछले 2 दिन हम कोट ऑफ द डे डिस्कस नहीं कर पाए। मैंने जैसा कि आपको बताया था, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं थोड़ा ट्रैवल में बिजी था, बट आज से हम इस चीज को रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये आज की कोट है, दैट इज बाय थॉमस जेफरसन। अब आप सभी जानते हो, थॉमस जेफरसन थर्ड प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अमेरिकन स्टेट्समैन रहे हैं, डिप्लोमेट, लॉयर, आर्किटेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो इनके द्वारा जो कोट है, दैट इज इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। अब बहुत बड़ी बात बोल गए थे ये 1800s के अंदर ही। आज के टाइम पर भी ना ये कोट बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। और ये क्यों रेलेवेंट है, ये आपको समझ आ जाएगा जब हम अपना पहला मुद्दा डिस्कस करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन का, कि आरटीआई एक्ट अपने पर्पस सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। वही कोट कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक कर जाती है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से डेमोक्रेसी की करेंसी बन जाती है। ठीक है, देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आरटीआई अक्सर न्यूज में रहता है, पर इसका ना थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर उसको भी डिस्कस किया गया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, राजस्थान के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, दैट इज MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। अब इन्होंने क्या किया, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया कि हमें ना एक राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, इस तरह की चीज। तो एक्चुअल में इसको लीड किया गया था बाय अरुणा रॉय। ठीक है, तो एक तरह से ना लोग साथ में आए और लोगों ने बोला कि हमें ना राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीज चाहिए। तो एक तरह का आप ना इसको बता सकते हो कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ना लोग साथ में आए। एक तरह की ग्रास रूट लेवल पे क्या हुई, पीपल मूवमेंट हुई। फिर पहले इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आरटीआई आए, आरटीआई जैसा एक्ट आए। फिर उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि 2005 के अंदर ये पीपल मूवमेंट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आरटीआई एक्ट पास किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आरटीआई एक्ट 2005, जो एक तरह से ना हर चीज सीक्रेसी के अंदर काम हो रही था। ठीक है ना, कि हर चीज सीक्रेट थी, हमें पता ही नहीं लग रहा था गवर्नमेंट क्या चीज कर रही है, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों को उसका फायदा मिला, क्या नहीं मिला। सारा डेटा हमें पता नहीं था, बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन करी गई थी। यहां से हम सीक्रेसी कहाँ मूव हो गए, हम मूव करे ट्रांसपेरेंसी की तरफ। ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं कि आरटीआई ने हेल्प किया है हमें एक सीक्रेसी की एरा से हमें ट्रांसपेरेंसी की एरा की तरफ मूव किया है। जो एक तरह का अंधकार था ना सीक्रेसी की वजह से, उसको उजाले में कन्वर्ट किया है। किसने कन्वर्ट किया है, आरटीआई ने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बोला गया है सेकंड एआरसी के द्वारा कि आरटीआई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी के अंदर। इसके साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन हम सीख करना चाहते हैं वो सीख कर सकते हैं विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले ना जो हमारे जो एक तरह से कह लो ना कि गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा एक तरह से उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, वो पावर अब किसकी तरफ शिफ्ट कर दी है, मेरे और आपके जैसे लोगों की तरफ। बात करते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो ट्रू डेमोक्रेसी आरटीआई ने रियलाइज करने के अंदर हमारी मदद करी हुई है। और इसी को आज के हम लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ देखो, जो एक्चुअल में ना 3 पर्सन की यहाँ पे बात करी गई है, इन्होंने कुछ आंसर्स दिए हैं कि क्या पर्टिकुलर चीजें, क्या आरटीआई सक्सेसफुल रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर या नहीं रहा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा यही है कि क्या आरटीआई ने अपने पर्पस सर्व किया है या नहीं किया है। तो यहां पर नोटिस करो, जो मैं आपको बता रहा था ना बैलेंस ऑफ पावर, अब शिफ्ट किसकी तरफ कर गया है, सिटीजन्स की तरफ। गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह की ऑब्लिगेशन आ गई है। ठीक है ना, स्टैचू इसके पीछे एक्ट पास कर दिया ना, तो एक तरह की स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन है कि आपको ना, अगर कोई इंसान आपसे कोई क्वेरी करता है तो आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि रिप्लाई कई सालों बाद आ रहा है, नहीं, एक प्रॉपर टाइम बाउंड मैकेनिज्म हमने इंश्योर किया हुआ है कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो एक तो क्या आई, ट्रांसपेरेंसी, उसके साथ ही जो हमारे ऑफिशियल्स थे वो क्या हो गए, अकाउंटेबल। तो ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के अंदर इस पर्टिकुलर एक्ट ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, मान लो आपको आपका राशन नहीं मिला, आपको अपनी पेंशन नहीं मिली, आपको मेडिसिन नहीं मिली हॉस्पिटल के अंदर, या अच्छी एजुकेशन नहीं मिली स्कूल्स के अंदर, तो सिंपली क्या कर सकते हो, आप आरटीआई डाल सकते हो और आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जो भी आपके बेसिक राइट्स हैं, इतने सारे राइट्स हमने इंश्योर किया ना, उन राइट्स को फुलफिल करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आरटीआई का। देखो, पैसा हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है,
पर दरअसल में पैसा किसका है, मेरा और आपका ना। जो भी देखो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, कुछ भी मतलब गवर्नमेंट कहीं पर भी खर्चा कर रही है, वो किस पैसे से खर्च हो रहा है, जो मैं और आपको क्या देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो टेक्निकली जो हमारा पैसा है गवर्नमेंट उसको खर्च कर रही है, तो हमें अधिकार भी तो होना चाहिए ये जानने का कि भैया हमारा टैक्स का पैसा किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट ढंग से उसको यूज भी तो कर रही है, नहीं कर रही, कहीं करप्शन के लिए तो नहीं यूज कर लिया उसको, कहीं अपने कुछ और पर्टिकुलर चीज के लिए, कहीं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो नहीं कर लिया। तो ये सारी चीजें हेल्प करने के अंदर कोशिश है आरटीआई की। आप एग्जाम्पल देखो, आपने आदर्श स्कैम सुना है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम बहुत इंपॉर्टेंट स्कैम रहा है, ठीक है ना, बहुत ही कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसके रिगार्डिंग। उसी तरह से व्यापम स्कैम हो गया, साथ में आप देखो जो 2G स्पेक्ट्रम वाला केस था, जो कोल स्कैम था, वहां पर भी कुछ कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आरटीआई का, क्योंकि लोगों के हाथ में इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन के ऊपर पता लगा कि टैक्स पेयर का पैसा कहाँ यूज हुआ, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हुई। तो ये सारी चीजें इंश्योर करने के अंदर राइटर ने आरटीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पर तब भी ना कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ना मल्टीपल टाइम कोशिश करी है कि जो आरटीआई एक्ट है इसको डाइल्यूट कर दो, मतलब जो इतनी पावर दे रखी है ना लोगों के हाथ में, वो लोगों के हाथ से पावर छीनो। गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम इसको अमेंड करने की कोशिश की है और कई बार अमेंड कर भी दिया है, ठीक है। 2019 का जो मैं बात कर रहा हूँ, 2019 का अमेंडमेंट हुआ भी था इसके रिगार्डिंग। अब पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि लोगों के दिमाग में या फिर लोगों के अंदर इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस की कमी है, ठीक है ना। और अवेयरनेस नहीं होगी तो ये चीज के बारे में पता नहीं लग पाएगा। आप नोटिस करो, एक ना सभी जो एनजीओ थे उन्होंने मिलकर एक सर्वे किया था, और इस सर्वे के हिसाब से ये पता लगा कि सिर्फ 36% लोग हैं इंडिया में जिनको आरटीआई के बारे में पता है। तो अवेयरनेस की ना डेफिनेटली कमी है आरटीआई के रिगार्डिंग। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया क्या आरटीआई फाइल करना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, क्या मुझे बहुत लीगल नॉलेज होनी चाहिए तब मैं आरटीआई को फिल कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, ठीक है। आप खुद रियलाइज करो, देखो जब भी मैं कई बार ना बात कर चुका हूँ कि आप आज क्या हो, उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका वो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। तो जो आरटीआई है ना, आप जानते हो कहाँ से निकल कर आया है, ये लोगों की एक मूवमेंट थी, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन, एक पीपल मूवमेंट थी, मैंने अभी तो बताया। तो लोगों की मूवमेंट की तरफ से निकल के आया। तो डेफिनेटली आरटीआई को भरना बहुत ही सिंपल है, सिंपल इन द व्हाट सेंस कि कोई भी इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी आरटीआई को आसानी से फिल कर सकता है। और यही रीजन है कि इसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई यही फॉर्मेट फिल करना है, नहीं, आपको जैसा मन करे आप उस तरह से आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। पर आपके अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, अगर मान लो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आपको आंसर भी उस तरह से अच्छा मिलेगा। पर अगर आपके क्वेश्चन बहुत ही वेग होंगे, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आपने पूछे हुए हैं, तो शायद उस पर कॉरस्पॉन्डिंग आपको अच्छा आंसर ना मिल पाए। बट अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे तो फॉर्म आरटीआई को फिल करना, उसका फॉर्मेट कुछ नहीं है, आरटीआई को फिल करना काफी आसान है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो ज्यादातर जो आरटीआई फिल करी जाती है ना, वो गरीबों के द्वारा, जो ज्यादा से ज्यादा मार्जिनाइज्ड है उनके द्वारा फिल करी जाती हैं, जो कि अपने राइट्स को, अपनी एंटाइटलमेंट्स को डिमांड करते हैं। तो काफी अच्छा ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, किसी ने कुछ राशन कार्ड के रिगार्डिंग क्वेरी करनी हो तो आसानी से वो चीज कर सकता है यहाँ पे आरटीआई के थ्रू, ठीक है ना। बट अगर कोई जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया ना कॉमनवेल्थ गेम स्कैम का, तो इस तरह के अगर मुद्दे के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, देखो वहां पर ना एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे वो डिपेंड कर जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही स्पेसिफिक पूछे होंगे तो सामने वाले को भी अच्छे से जवाब देना पड़ेगा उनका। तो इस वजह से क्या होता है कि इस तरह के जो बड़े मुद्दे होते हैं ना, वहां पर हमें कई बार एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ जाती है। पर अदरवाइज अगर आपकी डेली या रोजमर्रा की जिंदगी का कुछ मामला है, जैसे मान लो आपको पेंशन नहीं मिली, इस तरह की चीजें हैं, आपको राशन कार्ड नहीं मिला, राशन कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट नहीं मिले, तो वो चीजें आसानी से आप आरटीआई के अंदर कर सकते हो बिना किसी पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट के, ठीक है ना। और यही चीज आरटीआई को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसकी जो सिंप्लिसिटी है। आप देखते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर आपको अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फिर बहुत लीगल मुद्दों में बहुत ज्यादा ना टाइम चला जाता है, और जो सोशल इश्यूज हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। पर यहाँ पर उसी चीज को इंश्योर किया गया है कि ये चीज मैनेज हो पाए। पर एक जो कंसर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने बोला है कि आपको आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना है 150 शब्दों के अंदर। अब अगर कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो उसके लिए ये चीज चैलेंज हो सकती है, कितने कम शब्दों के अंदर वो अपनी ग्रीवेंस को कैसे लिखता है, और साथ ही साथ क्या पर्टिकुलर मुद्दों पे वो क्वेश्चन रेज करता है, दैट इज कम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो था कि क्या एक्चुअल में इसने ट्रांसपेरेंसी लेकर आई है, नहीं आई है। तो देश, ठीक है ना, काफी सारे केसेस के अंदर ये चीज हुई है। बट एक इंपॉर्टेंट इशू पता क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट इशू ये बन जाता है कि काफी बार जिसको आंसर करना होता है वो ये वर्ड्स बता देते हैं कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ही नहीं।
मान लो आप गए, आपने सामने वाले से पूछा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सामने वाले ने बोल दिया कि हम तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करते, या फिर मेरे पास तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो हुआ क्या है ना, जो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इन्फॉर्मेशन को ढूंढो और इस इंसान को दो, अब जिम्मेदारी ना दरअसल में क्या कर दी गई है, इस बंदे के ऊपर एक तरह से आ गई है। इन्होंने बोल दिया इसको कि भैया मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसको देखना पड़ेगा कि अच्छा, इस ऑफिस के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उसके पास जाके जाऊं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी, ठीक है ना, ये ढूंढने की कि किसके पास है, ये दरअसल में होनी चाहिए ऑफिसर के ऊपर, कि जहां पर भी इन्फॉर्मेशन है वहां से ढूंढ के इस बंदे को दी जाए। पर एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा, और ये काफी, इसको ना हम मान सकते हैं कि आरटीआई एक्ट के इलीगली हम उसका ना मिसयूज कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर ऑफिशियल्स हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमेशा से प्रॉब्लम नहीं है? द आंसर इज यस। जब भी देखो लॉ लेकर आए ना 2005 में, तो गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ इसको अमेंडमेंट कर देते हैं। जैसे देखो पहला अमेंडमेंट 10 महीने के अंदर ही लाने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि पता लग गया था ना कि लोगों के हाथ में ज्यादा पावर आ चुकी है। इसके साथ ही जो बहुत सारी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी बहुत रेजिस्टेंस दिखाया इसके रिगार्डिंग कि हमें नहीं चेंज होना, इन्फॉर्मेशन इसी तरह से रखते हैं, क्या जरूरत है इस चीज की। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आए हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, जैसे कोविड-19 का टाइम था, कोविड-19 के टाइम पे लोगों से पूछा गया कि भैया बताओ कितने सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भैया हमारे पास इस तरह का कोई डेटा ही नहीं है, सिंपली उस चीज को हटा ही दिया। ऊपर से 2021 का सेंसस है, आप रियलाइज करो सेंसस में कितना सारा डेटा होता है, इतनी सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 2021 सेंसस को पोस्टपोन कर दिया हुआ है, और ऐसा भी नहीं एक साल के लिए, इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुका है। अब यहाँ से जो डेटा आना था उसके बेस पे हम क्वेरीज करते गवर्नमेंट से, पर डेटा ही नहीं है, और डेटा ही नहीं होगा तो कहाँ से भैया इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वो एक मेजर इशू यहाँ पर बन जाता है कि एक तरह से, एक तरह क्या है, इन्फॉर्मेशन का डिनायल ही तो है। तो देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत बार अमेंडमेंट्स की कोशिश की, जैसे मैं आपको बता भी रहा था। फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट के अंदर पता क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, सीआईसीज वगैरह हो गए इन पर्टिकुलर, या फिर जो अलग अलग हमारे पास इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो गए, इनका जो टर्म था, ठीक है ना, वो अब ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंश्योर कर सकती थी कितना इनका टर्म होना चाहिए, किस तरह से वर्किंग होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इनकी टर्म को नोटिफाई कर सकती थी, जो कि उन्होंने उस टाइम क्या कर दिया था, 3 साल। इसके साथ ही इनकी जो सैलरी हो गया, ठीक है ना, जो भी अलग अलग इनको अलाउंसेस आते हैं, वो कौन डिटर्मिन करता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर चलेगी। दरअसल में ये पहले क्या होता था, पहले इनकी सैलरी सेम होती थी एज दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके सेम लेवल पे होती थी। पर अब क्या हो गया था, 2019 के अमेंडमेंट के बाद, 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करने लग गया इनकी पावर्स। तो एक तरह से ये काफी माना गया कि ये एक तरह से आरटीआई एक्ट को थोड़ा कमजोर किया जा रहा है बाय दीज अमेंडमेंट्स। तो इस तरह के इश्यूज आप देख सकते हो। उसके अलावा देखो, नोटिस करो, बहुत सारे आरटीआई यूजर्स को मार भी दिया गया, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट थी शैलजा मसूद, ठीक है। उसके अलावा अविनाश झा, ठीक है, बहुत फेमस पर्सन है ये, वेंकटेश, ठीक है। इन सभी अलग अलग आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये एक थ्रेट हो सकते हैं हमारे सिस्टम के लिए, राइट। उसके अलावा देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी आरटीआई की सक्सेस को डेफिनेटली इंश्योर बोला है कि बहुत अच्छी चीज है, बट उसके साथ ही जो डेथ्स हो रही हैं आरटीआई यूजर्स की, जो आरटीआई फाइल करते हैं, उनके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है कि कुछ इश्यूज यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर लॉ को हमने देखो थोड़ा सा अगर बिटल डाउन कर भी दिया है, तो कुछ और क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि पहले तो यूपीए ने ही बहुत बार ट्राई किया, बट उसके अलावा 2019 का अमेंडमेंट भी हमने देखा। अब आप नोटिस जानते हो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। अब इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल में आपको समझाऊंगा, पर उसके अलावा आप नोटिस करो बहुत सारी वैकेंसीज है हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो भी एक मेजर कंसर्न बन जाता है। अब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल का सर क्या मुद्दा है, देखो आप नोटिस करो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपका जो भी पर्सनल डेटा है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके नाम वगैरह से आइडेंटिफाई हो सकता है, उसको हम थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो क्या सकता है कि ना, कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये इसके थ्रू क्या किया जाए, पर्सनल डेटा को आप एक जगह पे सेव करके रखो, या फिर कह लीजिए कि प्राइवेसी के नाम पर, कि किसी इंसान की प्राइवेसी खत्म हो सकती है, उसके बेसिस के ऊपर हम आरटीआई मना कर सकते हैं। आई बात समझ में, कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर हमने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं यार, यहाँ तो किसी का पर्सनल डेटा लीक हो जाएगा, तो हम ये पर्टिकुलर डेटा आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन बिल को प्राइमेसी मिल जाएगी ओवर आरटीआई। तो जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो डेफिनेटली आरटीआई को कमजोर कर सकते हैं, अगर हमने प्रॉपर्ली इस चीज को इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। फोकस क्या होना चाहिए,
सुओ मोटो डिस्क्लोजर के ऊपर, कि जो अलग अलग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग ऑफिस हैं, अलग अलग डिविजन हैं, वो अपने आप से इन्फॉर्मेशन को शेयर करें लोगों के साथ, और अगर उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आते हैं तो आरटीआई के थ्रू अच्छे से सॉल्व कर पाए। पर अगर इस तरह से आरटीआई को वीकन किया जाएगा तो दैट विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अवर कंट्री। ऐसा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो राइटर्स हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आरटीआई के रिगार्डिंग पहला मुद्दा। दोस्तों जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो रिलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन के रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 2 के सेपरेशन ऑफ पावर वाले कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि जो तीन ऑर्गन्स हैं, दैट इज लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करता है, और उसी के साथ जुडिशरी जो बेसिकली चेक कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मॉन्टेस्क्यू इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके रिगार्डिंग डिफाइन करने के अंदर कि किस तरह जो पॉलिटिकल पावर है वो डिवीजन होनी चाहिए बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में, राइट। अब अगर आप नोटिस करोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना जो आर्टिकल 50 है, बेसिकली डीपीएसपी आई है एक, इसके रिगार्डिंग इसमें यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट को ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहे। आई बात समझ में? ऐसे यहाँ पे आर्टिकल 50 इस डीपीएसपी के अंदर ये बात लिखी गई है। अब ऐसा क्यों बोला गया सर? देखो ऐसा इसलिए बोला गया है कि हमारा यहाँ पर क्या फॉलो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल। अब ये क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली हमारे यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। और कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी पर्टिकुलर चीज सुप्रीम हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो मर्जी एक्शन में लेके आए, जो मर्जी लॉ लेके आए, नहीं। एक तरह की क्या इंश्योर किया हमने? लिमिटेड गवर्नमेंट को इंश्योर किया हुआ है, ठीक है। एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस है हर किसी के ऊपर। तो अल्टीमेट सॉवरेन क्या है? अल्टीमेट सॉवरेन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ना कि पार्लियामेंट, ना ही हमारी जुडिशरी। जो आर्बिट्रेरीनेस है, ठीक है ना, टोटलिटेरियनिज्म है, जो टिरनी हो सकती है एक तरह की गवर्नमेंट की, उसको हटाने की कोशिश करी गई है। एक तरह का बैलेंस हमने इंश्योर करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अगर आप देखो नोटिस करोगे ना तो इंडिया में ना अक्सर ये आवाज उठती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर एंटिटी दूसरे के फंक्शन में घुस रही हो, दूसरी पर्टिकुलर फंक्शन तीसरे में घुस रहा हो, इस तरह की चीजें। तो ये इंटरफेरेंस वाली बात कहीं ना कहीं अक्सर उठती रहती है, और यहाँ पर अभी ये आवाज उठी है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साहब ने कुछ इसके रिगार्डिंग बात करी है। वो बात भी हम समझेंगे, बट आप नोटिस करो कि काफी सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी हैं जो क्लियरली दिखाती हैं कि यहाँ पर थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो लॉ मेकिंग है ना, वो लॉ मेकिंग कौन करता है? वो तो पार्लियामेंट ही करता है। आप जानते हो आर्टिकल 245 है हमारे पास, उसी के साथ हमारे पास शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में क्लियरली बता रखा है कि पार्लियामेंट कहाँ लॉ बना सकती है, कहाँ लॉ नहीं बना सकती। उसी तरह से मैंने आपको आर्टिकल 50 भी बता दिया। उसके साथ ही आप नोटिस करो कि आर्टिकल 53 एंड साथ ही साथ आर्टिकल 154 यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी मतलब यूनियन की कहां पर आती है? प्रेसिडेंट साहब के पास। और आर्टिकल 154 में क्या बोल रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो आ जाती है गवर्नर साहब के पास, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि आर्टिकल 122, ठीक है, और 212 ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो कोर्ट है ना, बेसिकली जो हमारी जुडिशरी है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, या फिर जो बेसिकली जो कोर्ट्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। 212 के अंदर ऐसा लिखा गया है। उसके साथ ही आप नोटिस करो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको 105 और 194 के अंदर क्या दे रखा है? जुडिशियल इम्यूनिटी दे रखी है, एक तरह की प्रिविलेजेस दे रखी हैं कि जुडिशरी इनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हिंट करती हैं कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। पर आप खुद बताओ, क्या ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं? द आंसर इज नो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ जहां पर जो एसओपी है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, वो फॉलो नहीं होता। कैसे? आप नोटिस करो जो हमारे मंत्री जी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहां से निकल कर आते हैं? वो निकल कर आते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू ही तो आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, पर वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है वाराणसी से, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। तो इसके साथ ही आप नोटिस करो, चाहे आप बात कर लो आर्टिकल 123 की बात कर लो, इसके अंदर क्या है? जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ भी चीज इंश्योर कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस क्या है? एक तरह की लॉ मेकिंग पावर नहीं है, मतलब लॉ ही तो एक तरह से कर रहे हैं। ऑल द सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हैं, पर आप नोटिस करो यहाँ पर लॉ किसने बना दिया? एक एग्जीक्यूटिव ने बना दिया ना। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस करने को मिला? यहाँ पर नोटिस करने को मिला कि एक तरह का हमें सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा आप नोटिस करो जो प्रेसिडेंट साहब हैं, आपने देखा होगा ना, प्रेसिडेंट साहब किसी को पार्डन कर सकते हैं, किसी को सजा मिली हो तो उसको पार्डन हो गया, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमाइस, ठीक है, इस तरह कुछ भी चीज कर सकते हैं।
तो ये क्या है, आर्टिकल 72। पर ये तो जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए ना किसी को पार्डन करने की या ये सारी चीजें करने की, तो सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करा। तो इस तरह से बहुत सारी आप चीजें नोटिस कर सकते हो जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर देखने को मिलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर डेफिनेटली नहीं है इंडिया के अंदर, पर एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हमारे यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है। अब क्योंकि देखो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कई बार ना ये एक दूसरे में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर देते हैं, या फिर इंटरफेयर ना बोल के आई वुड रेदर से कि एक दूसरे के अंदर इंटरवीन थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने के कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं। अब जो यहाँ पर बात हुई है ना, एक तो बात करी है प्रेसिडेंट साहब ने और दूसरी बात करी है वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा। अब अगर नोटिस करोगे तो जो प्रेसिडेंट जी ने क्या बोला, उनको ना यहाँ पे राइटर ने बोला कि प्रेसिडेंट मैम जो कि हैं मुर्मू जी, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा ना अपनी लिमिट में लेके बात बोली है कि कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर किसी को बाउंड्री से उधर जाने का भी मन करता है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर चीज को रोकना चाहिए। तो काफी इनका जो बात थी ना, काफी इन्होंने सोच समझ के बात करी, ऐसा मान सकते हो। पर अगर हम बात करें जो वाइस प्रेसिडेंट साहब जी की बात थी, तो उन्होंने थोड़ा सा एक लेवल आगे जाके बात कर दी। इन्होंने भी बात करी कि डेफिनेटली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में फर्क होना चाहिए, एज इन उनको एक दूसरे काम के अंदर इंटरवीन नहीं करना चाहिए। पर इन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये चीज नहीं करते। और इनका थोड़ा सा जो इशारा था ना, वो जुडिशरी की तरफ जा रहा था कि जुडिशरी बार बार क्या करती रहती है, कुछ चीजों के अंदर इंटरवेंशन करती रहती है या फिर इंटरफेरेंस करती रहती है पार्लियामेंट के काम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो, देखो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एनजैक लेकर आया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बहुत बार आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर किस तरह से एनजैक लाने की कोशिश करी गई। बेसिकली जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाए उसके रिगार्डिंग बात करी गई थी। आप जानते हो हमारे यहाँ पे ना ये जो कोलिजियम सिस्टम था, ये निकल कर कैसे आया, ये निकल कर आया था सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू, जो तीन बहुत ही फेमस थ्री जजेस केसेस हैं। ठीक है ना, तो वहां से हमने देखने को मिला कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व करके आया। पर ये थ्री जजेस केस का हमारे संविधान के अंदर तो कहीं भी मेंशन ही नहीं है। ये तो एक तरह से जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट इस तरह से कर लिया, राइट। अब यहाँ पर राइटर बेसिकली बात कर रहे हैं कि धनखड़ जी का इशारा इस तरफ था कि जो एनजैक की प्रोविजंस थी वो हमारे पास होनी चाहिए थी, बट जुडिशरी ने इतना ज्यादा यहाँ पर फोकस कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो ना बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसकी वजह से इन्होंने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये चीजें ऐसा धनखड़ जी को लगा कि नहीं, ये चीजें गलत है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस तब इंश्योर होगी जब पार्लियामेंट भी इसका रोल हो, तब इस चीज को ज्यादा हम बेटर वे में कर सकते हैं। जजेस को अपॉइंट करे ऐसा दुनिया में हार्डली कहीं पर देखा जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क था बिटवीन प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला एंड वाइस प्रेसिडेंट जी ने क्या बोला। तो यहाँ पर ठीक है ना, राइटर बात कर रहे हैं कि चाहे वो प्रेसिडेंट जी का ऑफिस हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट जी का ऑफिस हो, दोनों के दोनों ना पॉलिटिक्स से ऊपर होने चाहिए। ठीक है ना, कहीं पर भी इनको अपने बाइसनेस नहीं दिखाने चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता था कि इनके जो वर्ड्स हैं वो शायद इन्होंने थोड़े से ज्यादा यूज कर लिए हों। ठीक है ना, उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे हमारे जो लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफी क्रिटिसाइज किया है जो प्रेजेंट का कोलिजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि गवर्नमेंट के द्वारा ना अननेसेसरी डिले किए जाते हैं। जो भी कोलिजियम उनको रिकमेंड करती है कि हाँ इस बंदे को अपॉइंट करना चाहिए, वहां पर उस चीज को अपॉइंटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम, बेसिकली ना कह लो कि फाइल जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिस में पड़ी रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, जजेस अपॉइंट नहीं हो पाते एंड उसकी वजह से बहुत सारा अननेसेसरी डिले हो जाता है जो वैकेंसीज होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, एंड वैकेंसीज की वजह से क्या होता है, हमारा जो एक पर्टिकुलर अगर पेंडेंसी है जुडिशरी की, वो इंक्रीज होती जाती है। आप नोटिस करोगे ना 70,000 से भी ज्यादा केसेस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हुए हैं। ओवरऑल 4 करोड़ से भी ज्यादा पूरे इंडिया में पेंडेंसी है। तो ये पेंडेंसी तभी तो खत्म होगी जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ मिलकर काम करेंगे। जुडिशरी प्रॉपर रिकमेंडेशन दे, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर सरकार इनडेफिनेट टाइम तक ना बैठी रहे, और ये सारी चीजें अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगी तो ये सारे इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर राइटर ने ना एक थोड़ा पुराना किस्सा बताया है जहां पर क्या था, जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, उन्होंने वहां के उस टाइम के ना जो चीफ जस्टिस थे उनसे बोला था कि मैं आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर कभी भी इंटरवीन नहीं करूंगा, आप आसाम से जो भी करना चाहते हो अपॉइंटमेंट करो, पर अगर मुझे लगेगा कि आपने किसी को रिकमेंड किया है और उसके रिगार्डिंग ना मार्केट में न्यूज खराब है, वो पर्सन अच्छा नहीं है और उसको आप तब भी एक जज की तरह आगे लेकर आ रहे हो, तब मैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन करूंगा। यहां पर समझ रहे हो, आपने सामने वाले को इंडिपेंडेंस दे दी, पर आपने ये इंश्योर किया कि अगर वो इस इंडिपेंडेंस का थोड़ा मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है ना, तब आप उसको क्वेश्चन कर दो कि नहीं यार आप गलत कर रहे हो, इस चीज को मत करो।
इस तरह की अगर हम चीजें आज के टाइम के अंदर इवॉल्व कर पाए, ठीक है, ये 1957 की बात है, अगर इस तरह की चीजें आज के टाइम पर इवॉल्व कर पाए तो डेफिनेटली जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट टाइमली हो पाएंगी, जो इतने ज्यादा वैकेंसीज हैं उस वो सारी चीजें हट पाएंगी, एंड अकॉर्डिंगली जो हम बात करते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है ना, ये जस्टिस के अंदर जो डिले है ना, इसको हम खत्म कर पाएंगे, और हमारा जो प्रियम्बल के अंदर हमने बात करी हुई है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो ट्रू सेंस में हम इसको रियलाइज करवा पाएंगे, ये बात करी गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये मुद्दा भी अच्छे से समझ आया होगा। ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हमें डिस्कस करने थे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।